नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद फिर मैं यूट्यूब पे आया हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल गायब हो गया था और पुनः आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और अच्छे विमर्श के लिए आप लोगों से अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा उत्साह बढ़ सके और आप लोगों के बीच में अच्छे विचार प्रस्तुत किए जा सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। कुछ अपना भी विचार हम लोग देना चाहते हैं इस पर। बहुत सारे विचार अब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आया होगा और आप जानते भी होंगे, फिर भी हम अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करेंगे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। मित्रों, जब वीपी सिंह की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रहा था, तो संसद में रामविलास पासवान जी ने एक कहावत कही थी कि समाजवादी विचारधारा के लोग उस बंदर के तरह होते हैं, जब उनको शीशे के सामने वो आते हैं तो उनको अपना ही चेहरा दुश्मन नज़र आता है और उस शीशे को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से समाजवादी विचारधारा के लोग भी होते हैं कि जब वो शीशे के घर में और एसी बंगले में बैठते हैं तो उनका अपना ही चेहरा दुश्मन नज़र आता है। दूसरी बात कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था या मान्यता है कि उप माने चुप कहा जाता है, कि जो उप पद पे है वह तब तक निष्क्रिय है जब तक वह अध्यक्ष हट नहीं जाता है, इस्तीफ़ा नहीं दे देता है, या किसी भी कारण से जब वो पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति पावर में आता है। बकिया तो ये माना जाता है कि वो उप माने चुप ही रहेंगे। तो इन दो कहावतों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। मित्रों, समाजवादी विचारधारा के जगदीप धनखड़ जी थे, क्योंकि 1989 में वो चौधरी देवीलाल जी जनता दल में उनको ले आए थे। इसके पहले वो वकालत किया करते थे और उनको ले आए, सांसद बनाए। उसके बाद से पुनः वो चुनाव हार गए। उसके बाद एक बार वो राजस्थान से विधायक रहे। उसके बाद कांग्रेस में वो चले गए। कांग्रेस से होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको तमाम पदों पर नवाजा। कुछ समितियों में रखा, कुछ कानूनी सलाहकार के रूप में रखा कहीं पे। अंत में उन्होंने राज्यपाल के रूप में उनको पश्चिम बंगाल में राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यपाल भी चुप ही रहता है, क्योंकि वह संवैधानिक पद है, मंत्रिपरिषद उसके लिए कार्य करती है। फिर भी वह हमेशा इस देश में परिपाटी रही है कि राज्य सरकारें जब विपरीत विचारधारा की होती हैं केंद्र सरकार के, तो वहाँ केंद्र सरकार ऐसे लोगों को ही राज्यपाल के रूप में भेजती है जो हमेशा राज्य सरकारों को अस्थिर करते रहें या उनके खिलाफ जो है कुछ न कुछ बोलते रहे। तो ये भारत की सरकार को हमेशा सूट करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में इनका भी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल में किया गया। और जानते ही हैं कि ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में वो माहिर हैं, भले ही हिंदू काट दिए जाएँ। उस सब बीच में जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हिंसा हुई, हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार और पलायन को मजबूर हुए, उस समय राज्यपाल के रूप में धनखड़ जी बहुत ही सक्रिय थे। और यह अच्छा भी लगता था भारत सरकार को कि ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी उस समय टिप्पणी की थी कानून व्यवस्था के मामले में। तो यह काम तो उनका भारतीय जनता पार्टी के सरकार, केंद्र सरकार को बहुत अच्छा लगता था। इस कार्य से खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया और यह जनता के सामने प्रस्तुत किया कि यह किसानों के नेता हैं, जबकि किसान आंदोलन और खेती किसानी से इनका कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी इनको किसानों के नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत करने के पश्चात इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में भी जब ये राज्यसभा में सभापति के रूप में बैठते थे तो बहुत ही वोकल होते थे, अपने विचार को बहुत ही खुले तौर पर रखते थे। और हमेशा इनके निशाने पे ऐसा माना जाता था कि विपक्ष इनके निशाने पे रहता था। धीरे धीरे यह
कांग्रेस के लोग इनको यह बताने लगे कि आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इतना आप बैटिंग करते हैं। और इनको भी यह लगा कि हम उपराष्ट्रपति हैं, मुझे प्रोटोकॉल में दूसरा स्थान मिलना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को पहला स्थान मिलता है। यह भूल गए कि वही नरेंद्र मोदी हैं जो उपराष्ट्रपति बनाए हैं। इनकी राजनीतिक हैसियत भी उपराष्ट्रपति बनने लायक नहीं थी। और उसके बाद ये अपने आप को उपराष्ट्रपति और संवैधानिक रूप से दूसरा प्रमुख व्यक्ति मानते हुए तरह तरह के विवाद खड़ा करते रहे। सार्वजनिक स्थानों पर केंद्रीय मंत्रियों को बेइज्जत करना, जैसे शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने बेइज्जत किया और कहा कि आपने किसानों से जो वादा किया था उसको आपने पूरा नहीं किया है। इस पर भी उन्होंने डांट लगाई थी शिवराज सिंह चौहान को। और ताज़ा मामला जो इस बार मानसून सत्र का जो शुरू हुआ है, उसमें जस्टिस वर्मा जिनके घर पे जले हुए नोट मिले थे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने संस्तुति की थी महाभियोग लाने के लिए। तो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रस्तुत किया था। अच्छा तो यह रहता कि जब लोकसभा में वह प्रस्ताव आ गया था महाभियोग का, तो राज्यसभा में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा से पास होने के बाद ही वह राज्यसभा में पुनः जाता। लेकिन इन्होंने नियमों का हवाला देते हुए और अपने आप को सुपर घोषित करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि विपक्ष ने हमको जो है जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक प्रस्ताव दे दिया। वो भी प्रस्ताव अपने आवास पर इन्होंने स्वीकार किया, सरकार को भी इसकी सूचना नहीं दी। उसमें सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य उस प्रस्ताव में शामिल नहीं हुआ था। तो सरकार को यह संवैधानिक रूप से संकट खड़ा करने का प्रयास करना शुरू कर दिए, जिससे सरकार को लगा कि ये भविष्य में खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इनके दिमाग में ये था कि हमको 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। लेकिन ये संविधान के बहुत बड़े जानकार भी हैं, लेकिन इनको जब सरकार ने कहा कि आप साधारण बहुमत से ही आप पैदल कर दिए जाएंगे, तब इनको लगा कि अब इज्जत बचाने में ही भलाई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिला करके यह बात भी समझ में आ गई कि पार्टी को किसी भी बड़े और संवैधानिक पद पर अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को ही कुर्सी पर बैठाना चाहिए, ताकि वो सरकार के लिए खतरा न उत्पन्न हो। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आज भी यह प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारा सर्वग्राह्यता हो जाए, सारे लोग और सबके लिए, भारत के विपक्ष के लिए भी हम ग्राह्य हो जाएं। ऐसे प्रयास के अंतर्गत ही कभी कभी सतपाल मलिक को और धनखड़ जैसे लोगों को जब उच्च पदों पर बैठाते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम लोगों को आशा और विश्वास है कि भविष्य में अब ऐसे उच्च पदों पर विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को ही कुर्सी पर बैठाएंगे, जिससे भविष्य में संवैधानिक संकट न खड़ा हो। आज के अंक में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो इसको और भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।